हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तौफीक, अभिजीत, आंशी, हरी, इकबाल, ललित, राम कुमार, अभिजीत, रहमान, मार्स, हसन बाबू, फराजी, नैन्सी जी, सुफियान, इकबाल, तौफीक, उपेंद्र, ललित, रोहित, जुलेखा, आनंद, सोनू, वैष्णवी, विपिन, भूपाली, प्रिंस, करिश्मा, राम कुमार। वेलकम 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 वेलकम। ये कहाँ आ गए आप? बोर्ड कहाँ है? अरे बोर्ड खो गया मेरा। है, मेरा बोर्ड खो गया है ना। अरे खो नहीं गया, खो नहीं गया, खो नहीं गया, खो नहीं गया। एक्चुअली आज थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब्ड है, इसलिए 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 आज हमने सेटअप थोड़ा सा बदल दिया है। आज सेटअप हमने थोड़ा सा बदल दिया है, तो आज आपको लगेगा कि जैसे नितिन सर पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। थोड़ी उस तरीके की फील आपको निकल कर आएगी। उस तरीके की फील आपको निकल कर आएगी। चलिए, इंडियन आइडल। कोई बात नहीं अभिजीत, आज मैनेज कर लो। आज 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 मैनेज कर लो। चलिए चलिए सर, चलिए। हम लोग का आज लेक्चर नंबर कौन सा है सर? आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 11 है, 11। ठीक है, लेक्चर नंबर 11। और आज हम इस चैप्टर को ना खत्म करेंगे। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और मैं ना आपके साथ आपके साथ आपके साथ आपके साथ मॉड्यूल से कुछ बातें करना चाहता हूं। एक बार मॉड्यूल आप ओपन कर लो। एक बार आप मॉड्यूल ओपन कर लो, ताकि हम मॉड्यूल में एक बार चीजों को देख लें कि हमने क्या क्या चीजें कवर अप कर ली हैं। आप जरा मॉड्यूल पर आ जाओ और एक बारी मॉड्यूल पे आप चेक कर लो कि हमने क्या क्या चीजें कवर अप कर ली हैं। हमने सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर मॉडल का कंप्लीट कर लिया है। सर्कुलर फ्लो हमने टू सेक्टर मॉडल का कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास एग्रीगेट डिमांड फंक्शन टू सेक्टर मॉडल में ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये वाला पॉइंट कर लिया है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है हमने ये देख लिया था। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, जिसको हमने पढ़ा था सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ये वाला पॉइंट हमने कर लिया था। एमपीसी क्या होता है हमने समझ लिया था। ठीक है, इसके बाद इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप हमने समझ लिया था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम घटेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन घटेगा। यह पॉइंट हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स देख लिया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है और वैसे वैसे आपकी सेविंग्स भी बढ़ती जाती है। इनकम का, कंजम्पशन का, सेविंग का आपस में कैसा रिलेशन है? इनका आपस में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसके ऊपर आपने चर्चा कर ली थी, राइट। एमपीएस क्या होता है हमने इसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। एपीएस क्या होता है इसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है हमने इसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, चलो। हमने एपीसी एपीएस निकालना सीख लिया था। एपीसी एपीएस निकालना सीख लिया था। टू सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम कैसे निकलती है हमने ये भी देख लिया था। सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस बोले तो एग्रीगेट डिमांड,
एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और आई इज इक्वल्स टू एस, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग, ये एडी इक्वल्स टू एएस से ही निकलता है। कल हमने इस पे भी चर्चा कर लिया था, कल हमने इस पे भी चर्चा कर लिया था एवरीवन। ठीक है, ये वाला टॉपिक अभी हमारा पेंडिंग चल रहा है, ये वाला टॉपिक अभी पेंडिंग चल रहा है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, ये वाला पॉइंट अभी जरा हमारा पेंडिंग चल रहा है। तो आइए हम जरा इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हम इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। इक्विलिब्रियम जब आपका एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम जब आपका एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को। एग्रीगेट डिमांड जब आपका एक्सीड कर जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, ठीक है बेटा, प्लीज एक बारी ना पढ़ाई कर ले हम लोग, अदरवाइज मुझे ना चैट सेक्शन को बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे चैट सेक्शन को बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो चैट सेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा, है ना। प्लीज जरा फोकस करिएगा पढ़ाई पर, प्लीज जरा फोकस करिएगा पढ़ाई पर, है ना। चलिए हम इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं, हम इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को। सर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है? ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपके पास क्या होता है बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है जब इकोनॉमी अपनी सारी रिसोर्सेस लगा दे। अगर इकोनॉमी अपनी सारी रिसोर्सेस लगा दे तो क्या उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी? सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर इकोनॉमी अपनी सारी रिसोर्सेस लगा दे क्या उससे ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब कि सर आपकी मैक्सिमम सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब आपकी मैक्सिमम सप्लाई, आपकी डिमांड आपकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, आपकी डिमांड आपकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए। इकोनॉमी अपनी सारी रिसोर्सेस लगा चुकी है, इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेस लगा चुकी है, अपना लैंड, अपना लेबर, अपना एंटरप्रेन्योर, अपनी कैपिटल, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे इकोनॉमी के पास, इकोनॉमी ने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निकाल दिए, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा दिए। तो सर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक वो लेवल होता है जहां पर आपका मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस होता है। मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है जहां पर आपका मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इससे ज्यादा इकोनॉमी प्रोडक्शन नहीं कर सकती, इससे ज्यादा इकोनॉमी प्रोडक्शन नहीं कर सकती। अगर इकोनॉमी इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती तो ऐसे केस में डिमांड अगर इससे ज्यादा हो गई तो आपको नहीं लगता कि इन्फ्लेशन आ जाएगा? आपको नहीं लगता कि इन्फ्लेशन आ जाएगा? प्लीज जरा ध्यान से देखना, प्लीज जरा ध्यान से देखना। ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई आपकी केवल इसी पॉइंट तक इंक्रीज हो सकती है।
एग्रीगेट सप्लाई आपकी केवल इसी पॉइंट तक इंक्रीज हो सकती है। इस पॉइंट के बाद आपकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। इस पॉइंट के बाद आपकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। यह 45 डिग्री वाली लाइन है एग्रीगेट सप्लाई की। इस पॉइंट के बाद आपकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, तो आपकी सप्लाई कर्व क्या हो जाती है? स्ट्रेट हो जाती है। इस पॉइंट के बाद आपकी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाती है? स्ट्रेट हो जाती है। आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाती है? स्ट्रेट हो जाती है। क्यों इंक्रीज नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेस लग गए हैं ना। इकोनॉमी ने अपने सारे रिसोर्सेस लगा दिए हैं। इकोनॉमी के पास अब और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। हमारे पास अगर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो इस पॉइंट के बाद हम हमारे पास आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट तक आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, इसके बियॉन्ड आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। इस पॉइंट के बाद आपका आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। यह आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। यह आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। यह मैंने आपका एडी बनाया। यह मैंने आपका एडी बनाया एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यह मैंने आपका एडी बना दिया एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है जी। अब क्या हुआ? आपकी एग्रीगेट डिमांड आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा की थी। आपकी एग्रीगेट डिमांड आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा की थी। यह आपके पास एडी है। एडी है एक्सीडिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक्सीडिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दो एडी हैं आपके पास। एक एडी है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एक एडी है एक्सीडिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये गैप क्या है? सर ये गैप है इन्फ्लेशनरी गैप। ये गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फ्लेशनरी गैप को। दिस गैप इज व्हाट? दिस गैप इज इन्फ्लेशनरी गैप। जब आपका एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर चला जाए, जब आपका एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चला जाए, तो सर इसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है। अब मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं आपसे, मुझे जवाब देना। अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा है, तो क्या इसकी वजह से इकोनॉमी की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी? क्या इसकी वजह से इकोनॉमी की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी? क्या नहीं होगी। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड निकल जाए, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड निकल जाए, तो उस केस में आपकी नेशनल इनकम कभी भी नहीं बढ़ेगी। तुम फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी वाई पे थे, तुम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी वाई पे ही हो। तुम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी वाई पे ही थे, फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड जाओगे तो भी आप कहां पर रहोगे? वाई पे ही रहोगे। आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं होने वाला, आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होने वाली, आपकी इनकम इंक्रीज नहीं होने वाली। आपका आउटपुट, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका नेशनल इनकम कुछ भी इंक्रीज नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? एक बार आप मॉड्यूल में आ जाओ, मॉड्यूल के पेज नंबर 6.46 पे, मॉड्यूल के पेज नंबर 6.46 पे प्लीज जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है।
if the aggregate demand of an amount of output is greater than full employment level, then we can say there is excess demand. Excess demand give rise to inflationary gap, which is the amount by which actual aggregate demand exceeds the level of aggregate demand required to establish the full employment equilibrium. This sort of gap occurs during a business cycle expansion and set in motion forces that will cause demand pull inflation. डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ सर? डिमांड जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड आपके पास जब एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो तो वो इन्फ्लेशन को खींचती है, मतलब इन्फ्लेशन लेकर आती है. समझ में आ रही है मेरी बात? बाबू मेरी बात समझ में आ रही है? एवरीवन मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज 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 मेरी बात कंफर्म करो. क्लियर हो रही है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ. मान लो, सपोज करो, एक रैंडम फिगर बोल रहा हूं, एक रैंडम फिगर बोल रहा हूं, मेरी एग्रीगेट डिमांड 10,000 करोड़ की है. मेरी एग्रीगेट डिमांड 10,000 करोड़ की है. मेरा एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मेरा एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट 8,000 करोड़ का है. मेरा एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट 8,000 करोड़ रुपए का है. मेरी नेशनल इनकम कितनी होगी? मेरी नेशनल इनकम, या मैं कहूं मेरी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी होगी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? मेरे पास एग्रीगेट डिमांड 10,000 करोड़ की है और मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट 8,000 करोड़ का है. तो मेरा इक्विलिब्रियम इनकम कहां पर होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया. सर इक्विलिब्रियम इनकम होगी 8,000 करोड़ पे. 8,000 करोड़ पे. मेरा मन कर रहा है मैं तुम सबको फ्लाइंग किस दे दूं. जियो. बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने कि सर इक्विलिब्रियम इनकम जो होगी वो 8,000 करोड़ पे होगी, क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है. सर एग्रीगेट डिमांड भले 10,000 करोड़ की है, हम 10,000 करोड़ की सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे. हम 10,000 करोड़ की सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे. हमारे पास इक्विलिब्रियम इनकम 8,000 करोड़ की आएगी. अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज. अगर मैं चाहता हूं कि मेरा इक्विलिब्रियम 10,000 करोड़ पर आए तो मुझे क्या करना होगा? अगर मैं चाहता हूं कि मेरा इक्विलिब्रियम 10,000 करोड़ पर आए तो मुझे क्या करना होगा? सर आपको एग्रीगेट सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी. सर आपको एग्रीगेट सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी. और एग्रीगेट सप्लाई कब बढ़ेगी? जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज बढ़ेंगी. जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो आपको इकोनॉमी में रिसोर्सेज बढ़ानी पड़ेंगी. आपको इतनी रिसोर्सेज लेकर आनी पड़ेंगी कि आप 10,000 करोड़ का आउटपुट जनरेट कर पाओ. आपको इतनी रिसोर्सेस लेकर आनी पड़ेंगी कि आप 10,000 करोड़ का आउटपुट जनरेट कर पाओ. और जब आप 10,000 करोड़ का आउटपुट जनरेट कर पाओगे तब आपके पास इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? 10,000 करोड़ पे आएगा. बात समझ में आ रही है? एवरीवन मेरी बात समझ में आ रही है? बाबू मेरी बात समझ में आ रही है? बाबू 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 मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं.
ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि ये मेरा वाई है। ठीक है, ये मेरा एडी है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये मेरा एडी है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर ये मेरा एडी है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये मेरा एडी है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो मेरा इक्विलिब्रियम कहां बनेगा? मेरा इक्विलिब्रियम कहां बनेगा सर? आपका इक्विलिब्रियम बनेगा ई पे, आपका इक्विलिब्रियम बनेगा ई पे, और आपका जो आउटपुट होगा, आपका जो एम्प्लॉयमेंट होगा, आपका जो नेशनल इनकम होगा, वो कितना होगा? लेट से वो क्यू का होगा, लेट से वो क्यू का होगा। लेकिन अगर मेरा एडी, अगर मेरा एडी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर निकल जाए, अगर मेरा एडी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर निकल जाए, एडी एक्सीड कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट को, एडी एक्सीड कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट को, तो मेरा नया इक्विलिब्रियम कहां बनेगा? यहां पे। मेरा नया इक्विलिब्रियम कहां बनेगा? यहां पे। मेरे पास नया एम्प्लॉयमेंट कहां पर आएगा? यहां पर। लेकिन प्लीज मेरी बात को सुनना, मैं Q से Q1 में कब जा पाऊंगा? मैं Q से Q1 में कब जा पाऊंगा? जब मैं अपनी रिसोर्सेस को क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा। बिना रिसोर्स को इंक्रीज करे, बिना रिसोर्स को इंक्रीज करे, मैं यहां से यहां नहीं पहुंच सकता। मेरी बात समझ रहे हो? बिना रिसोर्स को इंक्रीज करे मैं यहां से यहां नहीं पहुंच सकता। यहां पे मेरा इन्फ्लेशनरी गैप कितना है? कोई बताएगा मुझे? यहां पर मेरा इन्फ्लेशनरी गैप कितना है? सर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये पॉइंट डाल देते हैं जी। आपका जीई किसको रिप्रेजेंट करेगा? इन्फ्लेशन को। आपका जीई किसको रिप्रेजेंट करेगा? इन्फ्लेशन को। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा प्राणी है जिसको नहीं समझ में आ रहा? एग्जाम में इतना डीप आएगा नहीं, वैसे एग्जाम में इतना डीप आएगा नहीं। एग्जाम में बस पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। एग्जाम में बस यह पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप डिफरेंस है उस एडी का जो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, माइनस उस एडी का जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप है एडी एक्सीड्स फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। विपिन, विपिन पूछिए क्या डाउट है? डिफ्लेशनरी गैप बिल्कुल उल्टा चलेगा। व्हेन एडी इज बिलो द एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, when aggregate demand is below the aggregate demand at full employment level। मान लीजिए ये आपका एएस है, मान लीजिए ये आपका एएस है, ये आपका वाई है, ये आपका एडी है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आपका एडी है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपका इक्विलिब्रियम यहां पर होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपका इक्विलिब्रियम यहां पर होगा। ठीक है। एक्चुअल में आपकी जो डिमांड है वो यहां है, एक्चुअल में आपकी जो डिमांड है वो यहां है।
एक्चुअल में आपकी जो डिमांड है वो यहां पर है, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर है, एक्चुअल एडी आपके पास नीचे है। आपका एक्चुअल इक्विलिब्रियम यहां बन रहा है, आपका एक्चुअल इक्विलिब्रियम यहां बन रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट जी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। इफ द एग्रीगेट डिमांड is less than the full employment level, if aggregate demand is less than the full employment level, then there is deficient demand. Deficient demand give rise to a deflationary gap or recessionary gap. इसको contractionary gap भी बोलते हैं. In the Keynesian model of macroeconomic, when the equilibrium level of aggregate production achieved in the short run falls, short of what could be produced at the full employment, recessionary gap occurs when the economy in the contraction phase. तो जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन फेज पे होगी तब ऐसा होगा। ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, ये आपके पास एक्चुअल लेवल है। तो जहां पर आपको होना चाहिए था और जहां पर आप हो, जहां पर आपको होना चाहिए था, जहां पर आप हो, इसका जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज व्हाट, दिस डिफरेंस इज डिफ्लेशन, दिस डिफरेंस इज डिफ्लेशन। बात समझ में आ रही है क्या? दिस डिफरेंस इज डिफ्लेशन। इसको डिफ्लेशन नहीं बोलेंगे, इसको डिफ्लेशन नहीं बोलेंगे, इसको डिफ्लेशन बोलेंगे। एवरीवन, 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 एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्फ्लेशनरी गैप कब अराइज होता है, इन्फ्लेशनरी गैप अराइजेस व्हेन ए पॉइंट एडी exceeds AS at full employment. B point, AD falls short AS at full employment. C point, AD is greater than AS at any point of time. D, none of above. बताइए क्या आंसर निकलेगा? कंफर्म करिएगा कि आपके पास पोल आया है। आया है। हाँ जी, करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा? सर करेक्ट आंसर हमारे पास, करेक्ट आंसर हमारे पास ए होगा। जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करती है एग्रीगेट सप्लाई को एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करती है एग्रीगेट सप्लाई को एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो करेक्ट आंसर आपके पास ए है। और हमारे पास 92% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, जिसमें से सबसे ऊपर नैन्सी राणा जी हैं, जिसमें से सबसे ऊपर नैन्सी राणा जी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सर।
आगे बढ़ते हैं, इसमें बस इतनी चीज याद रखना, इसमें बस इतनी ही चीज याद रखना। चलो गाड़ी को आगे बढ़ाएं, गाड़ी को आगे बढ़ाएं। 3 सेक्टर मॉडल की बात करें। 3 सेक्टर मॉडल की बात करें। 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन आएगा सर? 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड आएगा, 3 सेक्टर मॉडल में फर्म आएगी, और 3 सेक्टर मॉडल में आपके पास गवर्नमेंट भी आएगी। 3 सेक्टर मॉडल में आपके पास हाउस होल्ड भी होगा, फर्म भी होगी और गवर्नमेंट भी होगी। ठीक है, 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड भी होगी, फर्म भी होगी और आपके पास गवर्नमेंट भी होगी। आंशी बताइए क्या प्रॉब्लम है? आंशी बताइए क्या प्रॉब्लम है? डाउट क्या है? डाउट क्या है? डाउट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट में इनकम डिक्रीज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। फुल एम्प्लॉयमेंट में आपकी इनकम डिक्रीज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। जब डिफ्लेशनरी गैप होता है, जब डिफ्लेशनरी गैप होता है, तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचे। आंशी बेटा, आंशी बेटा, जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे होते हो, जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे होते हो, तो आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब आप डिफ्लेशन पे होते हो, तो कोशिश करी जाती है कि आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पे लाया जाए। तो गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेगी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचे। अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब इन्फ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब डिफ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है। चलिए, 3 सेक्टर मॉडल में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा सर? 3 सेक्टर मॉडल में हमारे पास हाउस होल्ड भी आएगी, फर्म भी आएगी और गवर्नमेंट भी आएगी। ठीक है, अब प्लीज जरा ध्यान से देखना है, प्लीज जरा ध्यान से देखना है। अगर फर्म भी है, अगर फर्म भी है, हाउस होल्ड भी है और गवर्नमेंट भी है, तो ये तीनों आपस में ट्रेड करेंगे। ये तीनों आपस में ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे सर? करेंगे। ये तीनों आपस में ट्रेड करेंगे सर। गवर्नमेंट को हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा सर। हाउस होल्ड फर्म को भी फैक्टर सर्विसेज देगा। ठीक है, ये फैक्टर सर्विसेज दोनों को देगा सर। क्या गवर्नमेंट फर्म को या हाउस होल्ड को इसका पेमेंट करेगी सर? बिल्कुल करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी सर? गवर्नमेंट इस फैक्टर सर्विस का पेमेंट करेगी। इस फैक्टर का पेमेंट करेगी। क्या फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी? क्या फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी सर? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। फर्म भी हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी। और क्या होगा सर? सर फर्म क्या करेगी? फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी और वो गुड्स एंड सर्विसेज वो हाउस होल्ड्स को बेचेगी। और हाउस होल्ड सर क्या करेगी? हाउस होल्ड फर्म को उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट भी करेगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर क्या फर्म गवर्नमेंट को भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगी? बिल्कुल बेचेगी। गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज कहां से खरीदेगी? तो फर्म गवर्नमेंट को भी
गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगी और गवर्नमेंट फर्म को उन गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करेगी। एग्रीड? एग्रीड एवरीवन? इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? सर गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज मिली है हाउस होल्ड से, गवर्नमेंट ने फैक्टर पेमेंट करी है हाउस होल्ड को। गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज मिली है फर्म से, गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करी है फर्म को। इसके अलावा बेटा एक बात बताओ, फर्म जो प्रॉफिट कमाएगी, क्या फर्म उस प्रॉफिट में से क्या गवर्नमेंट को कोई टैक्स देगी? हां सर। सर फर्म गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगी। अच्छा, क्या हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेंगे? हां सर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। हाउस होल्ड भी जो पैसा कमाता है उस पैसे से टैक्स का पेमेंट करता है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या बदले में कुछ देती है फर्म को? सर देती है, सर देती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट फर्म्स को क्या करती है? सर गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडी देती है। क्या गवर्नमेंट हाउस होल्ड को भी कुछ देती है? हां सर, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट याद है कि भूल गए? पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ट्रांसफर पेमेंट भी होती है, ट्रांसफर पेमेंट भी होती है। स्कॉलरशिप देती है, पेंशन देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। एवरीवन, एवरीवन, इसके अलावा एक छोटा सा काम और होता है। इसके अलावा एक छोटा सा काम और होता है, पता है क्या? इसके अलावा एक छोटा सा काम और होता है। क्या है वो काम? क्या है वो काम? क्या है वो काम? क्या है वो काम? इसके अलावा एक छोटा सा काम और होता है। एक छोटा सा काम और होता है सर, यहां पर बैंक्स वगैरह रहते हैं, यहां पर बैंक्स वगैरह रहते हैं। हाउस होल्ड जो पैसा सेव करता है वो बैंक को दे देता है। हाउस होल्ड जो पैसा सेव करता है वो बैंक को दे देता है और बैंक इस पैसे से फर्म को क्या देता है? लेंडिंग करता है। करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? बैंक फर्म को क्या देता है सर? लोन दे देता है। अच्छा, क्या बैंक ऐसा भी करता है कि गवर्नमेंट को लोन दे दे? बोलो बेटा, क्या ऐसा भी होता है क्या कि बैंक गवर्नमेंट को भी लोन दे देता है? सर होता है ना, क्यों नहीं होता है? तो बैंक आपके पास गवर्नमेंट को भी क्या कर सकता है? लेंडिंग कर सकता है। तो ये लोग आपस में किस तरीके से डील करते हैं ये आपको समझ में आ गया? आपस में ये कैसे डील करते हैं आपको समझ में आ गया? दिस इज व्हाट सर्कुलर फ्लो इज। दिस इज व्हाट सर्कुलर फ्लो इज। आप मॉड्यूल का सर्कुलर फ्लो देखोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मॉड्यूल का सर्कुलर फ्लो देखोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप मॉड्यूल का मत देखना, जो मैंने करवाया है आप इससे समझ लेना, आप इससे समझ लेना, ठीक है? ये थोड़ा सिंपल है, मॉड्यूल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट भी आ गई है इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट भी आ गई है इकोनॉमी के अंदर, तो इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? गवर्नमेंट भी आ गई है इकोनॉमी के अंदर तो इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? बताओ जी बताओ, इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? सर सेम, इक्विलिब्रियम का तरीका तो सेम है ना, एडी एएस के बराबर होना चाहिए, एडी एएस के बराबर होना चाहिए।
एडी एएस के बराबर होना चाहिए। और थ्री सेक्टर के अंदर एडी में क्या क्या आएगा? थ्री सेक्टर के अंदर एडी में सी आएगा, आई आएगा और जी आएगा। और एएस को क्या मैं वाई लिख सकता हूं? हां सर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एएस को आप वाई लिख सकते हो, यानी कि आपके पास सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी। एवरीवन, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? इस इक्वेशन में आपके सी का मतलब क्या है? सर सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सर आई का मतलब क्या है? सर आई का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसका? फर्म का। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा होगा? ऑटोनॉमस। ये कैसा होगा? ऑटोनॉमस। और आपके पास जी का मतलब क्या है? सर जी का मतलब है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। जी का मतलब है आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, अगर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, तो मेरा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है क्या वो कम हो जाएगा? सर गवर्नमेंट के एग्जिस्ट होने से आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे कम हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। सर गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी। जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी तो आपके पास जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आपका खर्चा भी तो कम हो जाएगा। बोलो ना। अगर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, और अगर हाउसहोल्ड वाले टैक्स पे करेंगे, हाउसहोल्ड वाले टैक्स पे करेंगे, तो उनकी इनकम क्या कम हो जाएगी? उनकी इनकम क्या कम हो जाएगी? हां सर, अगर आप टैक्सेस पे करोगे तो आपके पास खर्च करने के लिए इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब प्लीज जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से देखना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास ऑटोनॉमस टैक्स एग्जिस्ट करता है, ऑटोनॉमस टैक्स का मतलब फिक्स्ड टैक्स। अगर ऑटोनॉमस टैक्स एग्जिस्ट करता है तो आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा? सी बार प्लस बी इंटू वाई माइनस टी। मैंने जो लिखा आपको बात समझ में आई? सी बार आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, बी आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वाई आपकी इनकम है, टी आपका टैक्स है, टी आपका टैक्स है। वाई में से टी, इनकम में से टैक्स चला गया, और अगर इनकम में से टैक्स चला गया तो ये कौन सी इनकम बन जाती है? इनकम में से टैक्स चला गया तो ये कौन सी इनकम बन जाती है? डिस्पोजेबल इनकम। टी का मतलब टैक्स, टी का मतलब टैक्स। इनकम में से अगर टैक्स चला गया, इनकम में से अगर टैक्स चला गया तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? डिस्पोजेबल इनकम। हम y माइनस टी को, हम y माइनस टी को वाई डी भी लिख सकते हैं। हम y माइनस टी को वाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है? हम y माइनस टी को वाई डी भी लिख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो। आपके पास कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, C इज इक्वल्स टू 10
प्लस 0.75 वाई डी। फोकस करो क्या दिया हुआ है, फोकस करो क्या दिया हुआ है, वाई डी दिया हुआ है। वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। आपको आई कितना दिया हुआ है, 50। जी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 20। मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है, 20। जो आपका टैक्स है वही गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो आपका टैक्स है वही आपके गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो G इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 20। सेम एग्जांपल आपको पीडब्ल्यू की किताब में भी मिल जाएगा। वेयर C इज कंजम्पशन, I इज इन्वेस्टमेंट, YD इज डिस्पोजेबल इनकम, G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड T इज टैक्स। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। What is the size of multiplier? What is the size of multiplier? प्लीज जरा ध्यान से देखना है, प्लीज जरा ध्यान से देखना है। आपको C कितना दिया हुआ है, आपको C दिया हुआ है 10 प्लस 0.75 YD। आपको I कितना दिया हुआ है, I आपको दिया हुआ है 50। G इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू 20 दे रखा है। G इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू 20 दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल के बताओ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल के बताओ। तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि सर AS किसके बराबर होता है, AD के। AS को Y बोल सकते हैं, AD में आएगा C प्लस I प्लस G। अब सर इसको खोलते जाओ, C में क्या आएगा, C में आएगा 10 प्लस 0.75 इंटू YD क्या होता है, YD क्या होता है सर, YD Y माइनस टी होता है, YD Y माइनस टी होता है। Y माइनस टी प्लस I आपको 50 दिया हुआ है, G आपको 20 दिया हुआ है। Y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.75 इंटू Y माइनस 20 प्लस 50 प्लस 20। मैंने सारी फिगर्स लिख दी हैं, मैंने सारी फिगर्स लिख दी हैं, अब बस सॉल्व करना है। तो Y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 50 प्लस 20 80 हो गया। 10 प्लस 50 प्लस 20 80 हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या डाउट है, 0.75 Y माइनस 20। विपिन बेटा 3 सेक्टर मॉडल आ गया ना, विपिन बेटा 3 सेक्टर मॉडल कर रहे हैं ना हम लोग, 3 सेक्टर मॉडल। Y इज इक्वल्स टू 80 प्लस 0.75 Y माइनस 15। 80 में से 15 गया, कितना बचा, 65। Y इज इक्वल्स टू 65 प्लस 0.75 Y, यानी कि आपके पास Y माइनस 0.75 Y इज इक्वल्स टू 65। Y के लिए सॉल्व कर लोगे, 65 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 260। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपसे मल्टीप्लायर भी पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में आपसे मल्टीप्लायर भी पूछा गया है। बताओ भाई मल्टीप्लायर कितना आएगा। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75, 1 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू 4। ना समझ में आने वाली कोई चीज थी नहीं बेटा इसमें। अनिकेत क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कल 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 हम लोग यहां तक की बातें कर रहे थे, Y इज इक्वल्स टू C प्लस I, कल यहां तक चल रहा था मामला।
थ्री सेक्टर मॉडल आया तो थ्री सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी आ गई। अब जब गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी। टैक्स लेगी तो हमारे पास खर्च करने वाली इनकम, खर्च करने वाली इनकम क्या होगी? खर्च करने वाली इनकम क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जहां पर आप y यूज कर रहे थे वहां पर आप yd यूज कर लोगे। जहां पर आप y यूज कर रहे थे वहां पे आप yd यूज कर लोगे। yd मतलब डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या हो जाएगी? y माइनस टी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग ट्राई करो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। आपको c गिवन है 20 प्लस 0.80 yd। आपको i दिया हुआ है 100। g इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 15 दे रखा है। कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट करके बताइए आपके पास इक्विलिब्रियम इनकम कितनी होगी? कैलकुलेट करके बताइए इक्विलिब्रियम इनकम कितनी होगी। सर मैं वीक से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाया हूं, सिर्फ लेक्चर देख रहा हूं इसलिए बहुत परेशान हूं। परेशान मत हो बेटा, कोई बात नहीं, आप टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी कर लो। परेशान होके क्या होगा? जो बीत गया सो बीत गया, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज में फंसे हुए थे, उसकी वजह से अगर लेक्चर्स नहीं देख पा रहे थे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहीं फंसे नहीं हुए थे फिर भी लेक्चर नहीं देख पा रहे थे या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे थे, तो उस गलती को आइडेंटिफाई करो एंड मेक श्योर कि वो रिपीट ना करो। करण ले लेते हैं अभी डाउट आपका, करंट डाउट ले लेते हैं अभी आपका। प्लीज जल्दी करिए, ये चैप्टर आज क्लोज करना है हमको। सर आपके पास y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू सी में लिख देंगे 20 प्लस 0.80। y की जगह पे लिख देंगे y माइनस टी, y माइनस टी। i की जगह पे लिख देंगे 100 और g की जगह पे लिख देंगे 15। y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.8 इंटू वाई माइनस 15 प्लस 100 प्लस 15। 20 प्लस 115 135। y इज इक्वल्स टू 135 प्लस 0.80 इंटू वाई 0.8y माइनस 0.8 इंटू 15, ये आपके पास 12 आएगा, ठीक है। आपके पास y माइनस 0.80y इज इक्वल्स टू 123। 0.20y इज इक्वल्स टू 123। y इज इक्वल्स टू 615। क्वेश्चन में मांगा नहीं गया, पर मान लो मल्टीप्लायर भी निकालना होता तो मल्टीप्लायर कितना होता? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.205। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आई होप आई होप आई होप यहां तक सबको क्लियर है। यहां तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये हमने कौन सा टेक्स्ट लिया था अभी? ये हमने कौन सा टेक्स्ट लिया था अभी? ऑटोनॉमस टेक्स्ट। ऑटोनॉमस टेक्स्ट। क्या हमेशा टेक्स्ट ऑटोनॉमस होगा? क्या हमेशा टेक्स्ट ऑटोनॉमस होगा? नहीं।
आपके पास लमसम टैक्स भी हो सकता है। आपके पास लमसम टैक्स भी हो सकता है। लमसम टैक्स के केस में क्या होगा? लमसम टैक्स के केस में क्या होगा? आपको टैक्स का फंक्शन गिवन रहेगा। लमसम टैक्स के केस में क्या होगा? आपको टैक्स का फंक्शन गिवन रहेगा। टैक्स का फंक्शन कैसा दिखता है? जैसा कंजम्पशन फंक्शन होता है। टी इज इक्वल्स टू टी बार, टी इज इक्वल्स टू टी बार प्लस स्मॉल टी इंटू वाई। टी इज इक्वल्स टू टी बार प्लस स्मॉल टी इंटू वाई। टी इज इक्वल्स टू टी बार प्लस स्मॉल टी इंटू वाई। यहां पे टी बार का मतलब क्या है? टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टैक्स। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टैक्स। टी बार का मतलब क्या है? टी बार का मतलब है ऑटोनॉमस टैक्स। स्मॉल टी का मतलब क्या है? स्मॉल टी का मतलब है टैक्स का रेट, टैक्स का रेट। और वाई का मतलब क्या है? आपकी इनकम। वाई का मतलब क्या है? आपकी इनकम। वाई का मतलब क्या है? आपकी इनकम। तो कई बार आपको लमसम टैक्स गिवन रहेगा। कई बार आपको लमसम 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 टैक्स गिवन रहेगा। एवरीवन, लमसम टैक्स का कोई क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया। लमसम टैक्स का कोई क्वेश्चन ये रहा। चलो आओ एक क्वेश्चन करे क्या लमसम टैक्स वाला? लमसम टैक्स वाला क्वेश्चन करे क्या? अभी तक क्या था? अभी तक आपको टी ऑटोनॉमस दिया हुआ था। अभी तक आपको टी कैसा दिया हुआ था? अभी तक आपको टी ऑटोनॉमस दिया हुआ था बेटा। अभी तक टी कैसा दिया हुआ था? अभी तक आपको टी ऑटोनॉमस दिया हुआ था। ऑटोनॉमस टी में टी की अमाउंट फिक्स थी, लेकिन अब टी की अमाउंट फिक्स नहीं होगी, टी की अमाउंट वेरी करेगी। अब टी की अमाउंट फिक्स नहीं रहेगी, टी की अमाउंट वेरी करेगी। प्लीज जरा ध्यान से देखना, प्लीज 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 जरा ध्यान से देखना, प्लीज जरा ध्यान से देखना। मान लो मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन दे दिया। मान लो मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन दे दिया 15 प्लस 0.75 वाई डी। ठीक है, मैंने आपको जी दे दिया या आई दे दिया। आई मैंने आपको दे दिया 100, जी मैंने आपको दे दिया 75, टी मैंने आपको दे दिया 10 प्लस 0.15 वाई। टैक्स मैंने आपको दे दिया 10 प्लस 0.15 वाई। कैलकुलेट करना है आपको इक्विलिब्रियम इनकम। कैलकुलेट करना है आपको इक्विलिब्रियम इनकम। ट्राई करेंगे बेटा? अगर आपको टी का फंक्शन दिया हुआ है तो लमसम टैक्स है। अगर क्वेश्चन में टी का फंक्शन दिया हुआ है तो लमसम टैक्स है। और अगर क्वेश्चन में आपको टी की अमाउंट दे रखी है तो ऑटोनॉमस है। ठीक है, अगर टी की अमाउंट दे रखी है तो ऑटोनॉमस है, और टी का फंक्शन दे रखा है तो यह आपका लमसम है। प्लीज जरा ध्यान से देखना है, प्लीज 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 जरा ध्यान से देखना है। थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी हो जाएगी, यहां पे आपकी मैथ्स की नॉलेज थोड़ी सी काम में आएगी। y किसके बराबर होता है? c प्लस आई प्लस जी के बराबर होता है। c प्लस आई प्लस जी के बराबर होता है। ठीक है, c आपके पास कितना दिया हुआ है? c आपके पास दिया हुआ है 15 प्लस 0.75। वाई डी का मतलब क्या होता है?
वाई डी का मतलब क्या होता है? y माइनस टेक्स, y माइनस टेक्स। आई आपको कितना दिया हुआ है? 100। और g आपको कितना दिया हुआ है? g आपको दिया हुआ है 75। ठीक है, ठीक है। अब प्लीज जरा ध्यान से देखेंगे। y इज इक्वल्स टू 15 प्लस 0.75 y। मैं t की जगह पे ये रख रहा हूं। मैं t की जगह पे आपके पास ये रख रहा हूं। ठीक है, y माइनस 10 प्लस 0.15 y प्लस 100 प्लस 75। 15 प्लस 100 प्लस 75 मिला के 190 हो गया। y इज इक्वल्स टू 190 प्लस 0.75 y। एक बात बताओ, ये माइनस का साइन जब यहां लगेगा तो ये वाली फिगर भी माइनस हो जाएगी। बोलो, क्या ये वाली फिगर भी माइनस हो जाएगी? राजा बेटा, ये टी की फिगर थी, आपकी टी की फिगर ये थी। तो जब यहां पे ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो प्लस का 0.15 है ये माइनस का 0.15 हो जाएगा। ये प्लस का 0.15 माइनस का 0.15 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y माइनस 10 माइनस का 0.15 माइनस का 0.15 y इज इक्वल्स टू 190 प्लस 0.75 0.85 y माइनस 10 1y माइनस 0.15y। ठीक है। अबे बेटा, हैंड रिटन नोट्स खुद बनाने होते हैं, पर कोशिश करूंगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब यहां पर आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास y इज इक्वल्स टू 190 प्लस 0.85 इंटू 0.75 0.6375 माइनस 7.5। 190 में से 7.5 माइनस कर दो, y माइनस 0.6375 y इज इक्वल्स टू 190 माइनस 7.5। 1 माइनस 0.6375 0.3625 इज इक्वल्स टू 190 माइनस 7.5 182.5। y इज इक्वल्स टू 182.5 डिवाइडेड बाय 0.3625। इतना लेंदी क्वेश्चन आईसीएआई आपको देगा नहीं वैसे। ठीक है, इतना लेंदी क्वेश्चन आईसीएआई आपको नहीं देगा क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट आपको ऑटोनॉमस में टी दे देगा। लेकिन लमसम टैक्स वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे नहीं पूछेगा, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी और ये एक नंबर के लिए जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, जो मुझे लगता है ऐसा कि आपको टैक्स वाला क्वेश्चन तो आएगा लेकिन उसमें टी का फंक्शन नहीं होगा। आनंद बेटा, ब्रेक चाहिए आपको, क्या करोगे ब्रेक लेके? चैप्टर खत्म करने दो मुझको। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, हो जाएगा आपसे। आपको सी दे रखा है, आपको आई दे रखा है, आपको टैक्स का फंक्शन दे रखा है, आपको जी दे रखा है। सिंपली आपको इसको पुट करना है और कुछ नहीं करना है। ये जो टी की फिगर है, टी की फिगर में ये वाली चीज आ जाएगी। टी की फिगर में आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 75
प्लस 0.5 y माइनस 25 प्लस 0.1 y प्लस i प्लस जी राइट। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। 75 प्लस 180 y इज इक्वल्स टू 255। इस इक्वेशन को खोल दो तो y में से 0.1 y चला जाएगा, 0.9 y, 0.5 इंटू 0.9 y माइनस 25। ठीक है, 0.9 इंटू 0.5 0.45। y इज इक्वल्स टू 255 प्लस 0.45 y माइनस 12.5। 255 माइनस 12.5 242.5। y माइनस 0.45 y is equals to 242.5। y is equals to 242.5 divided by 0.55। ये आएगा 440.90। 440.90। 440.90। ठीक है, 440.90। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास क्वेश्चन में लमसम टैक्स दे रखा है, अगर आपके पास क्वेश्चन में लमसम टैक्स दे रखा है, अगर आपके पास क्वेश्चन में लमसम टैक्स दे रखा है तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। यह हो जाता है 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। यहां पे स्मॉल टी है, स्मॉल टी क्या था? स्मॉल टी क्या था? टैक्स का रेट। स्मॉल टी क्या था? टैक्स का रेट। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। बी कितना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बी कितना है? 0.5। 0.5। और इस क्वेश्चन में स्मॉल टी कितना है? स्मॉल टी है 0.1। स्मॉल टी है 0.1। इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.1। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 इंटू 0.9। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 इंटू 0.9, 0.45। 1 डिवाइडेड बाय 0.55। 1.81। ठीक है, प्लीज जरा ध्यान से देखना। ये जो 1 माइनस टी है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? बी के साथ हो रहा है। ये जो 1 माइनस टी है, ये जो 1 माइनस टी है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हो? बी के साथ। 1 माइनस टी का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। बी की फिगर कम हो जाएगी, अल्टीमेटली ये आंसर आएगा। ठीक है, गाड़ी को आगे बढ़ाएं, गाड़ी को आगे बढ़ाएं, गाड़ी को आगे बढ़ाएं, गाड़ी को आगे बढ़ाएं, गाड़ी को आगे बढ़ा दें। हां सर, गाड़ी को आगे बढ़ा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, लेकिन गवर्नमेंट हमको ट्रांसफर पेमेंट देती भी तो है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है लेकिन गवर्नमेंट हमको ट्रांसफर पेमेंट देती भी तो है। मतलब गवर्नमेंट अगर मुझसे टैक्स लेती है
तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। जब गवर्नमेंट मेरे से टैक्स लेती है, मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जब मुझको ट्रांसफर पेमेंट देती है तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। जब गवर्नमेंट मेरे को ट्रांसफर पेमेंट देती है तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। अगर आपके पास टैक्स भी है एंड ट्रांसफर पेमेंट भी है, अगर आपके पास टैक्स भी है और ट्रांसफर पेमेंट भी है, तो मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम होगी दैट विल बी वाई माइनस टी प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ये जो बात मैंने लिखी है आपको समझी? जब गवर्नमेंट हमको ट्रांसफर पेमेंट देगी तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वाई माइनस टी प्लस ट्रांसफर पेमेंट। वाई माइनस टी प्लस ट्रांसफर पेमेंट। तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें सी दिया हुआ है आपको 10 प्लस 0.90 वाई डी। क्वेश्चन में आई आपको दिया हुआ है 50। क्वेश्चन में g इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू दे रखा है मान लो 40। ज्यादा हो गया, 20 कर देते हैं, 20। और क्वेश्चन में आपको ट्रांसफर पेमेंट दे रखी है 5 की। क्वेश्चन में आपको ट्रांसफर पेमेंट दे रखी है 5 की। ठीक है, चलिए। तुम लोग की फरमाइशें यार बड़ी अजीब अजीब सी होती हैं। जब मैं आपको ऑलरेडी हर एक चीज लिखवा रहा हूं, हर एक चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं, उसके बाद आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर आप एक बार सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा देना। अरे राजा बेटा, पेपर तुमको देने जाना है, थोड़ी मेहनत तुम भी तो करो, थोड़ी मेहनत तुम भी तो करो। तुम्हें सारे फॉर्मूले बस एक जगह पर लिखने हैं, मैंने लिखवा दिए हैं, मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, तुम्हें बस एक जगह पर लिखने हैं। उसमें भी तुमको आलस आ रहा है, उसमें भी तुमको आलस आ रहा है। राजा बेटा ऐसे कैसे चलेगा? इंटर कैसे पास होगा ऐसे? इंटर कैसे पास होगा बेटा ऐसे? थोड़ी मेहनत तो खुद कर ले मेरे भाई, थोड़ी, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, थोड़ी, है ना? जब रिवीजन करने बैठना तो एक पेपर पे सारे लिख लेना ना बेटा, रिवाइज भी करते जाना, लिखते भी जाना, रिवाइज भी करते जाना, लिखते भी जाना। और भी सब्जेक्ट है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और भी सब्जेक्ट है। तो मैं वही तो बात बोल रहा हूं कि पास आपको होना है कि मुझे होना है? पास आपको होना है कि मुझको होना है? आप ही मेहनत नहीं करना चाहोगे तो कैसे काम बनेगा? आप ही मेहनत नहीं करना चाहोगे तो कैसे काम बनेगा, बताओ मुझको। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। सी में क्या डालेंगे? 10 प्लस 0.90। वाई डी की जगह पे क्या लिखेंगे? y माइनस टी। टी आपको दिया है 20, प्लस करेंगे टी आर, टी आर दिया हुआ है 5। आई हो जाएगा 50 और जी हो जाएगा 20। जी हो जाएगा 20। 10 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो गया? 10 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो गया? 80। 80 0.90 वाई माइनस, या छोड़ दें क्या अभी? सर छोड़ दो अभी।
-15 क्यों होगा? अरे यार, माइनस का 20 प्लस का 5, माइनस का 20 प्लस का 5, माइनस का 20 प्लस का 5 इज 15। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। 15 इंटू 0.9, 13.5। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, दिल से नहीं लगाते। 80 माइनस 13.66.5। अब ठीक है, अब ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे अब अपने आप। हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, ये वाला क्वेश्चन आप घर से करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करा दूं, जिसमें लमसम टैक्स भी हो, जिसमें लमसम टैक्स भी हो और ट्रांसफर पेमेंट भी हो। एक क्वेश्चन और करा दें जिसमें लमसम टैक्स भी हो और ट्रांसफर पेमेंट भी हो। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लमसम टैक्स भी हो और ट्रांसफर पेमेंट भी हो। ठीक है, लमसम टैक्स भी है और ट्रांसफर पेमेंट भी है, राइट? चलिए 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 चलिए, सर सब करा दो, है ना? सर हमारा पेपर भी आप ही लिखाओ जाके, हम क्या ही करेंगे पेपर देके। C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.80 YD। I आपको दिया हुआ है 200, G आपको दिया हुआ है 100, TR आपको दिया हुआ है 50 और T आपको दिया हुआ है 25 प्लस 0.10 Y। ठीक है, चलिए। इक्विलिब्रियम इनकम C प्लस I प्लस G। C का फॉर्मूला क्या बनेगा? C का फॉर्मूला 100 प्लस 0.80 मल्टीप्लाइड बाय Y माइनस T। T में लिख देंगे 25 प्लस 0.10 Y प्लस TR यानी कि 50 प्लस I यानी कि 200 प्लस G यानी कि 100। शोएब बेटा, जो आप पूछ रहे हो वो बताना अलाउड नहीं है। 100 प्लस 200 प्लस 100, Y इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.80 Y माइनस 25 माइनस 0.10 Y प्लस 50। Y इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.80, Y में से 0.1 जाएगा, 0.90 Y प्लस 50 में माइनस 25 करेंगे, प्लस का 25, प्लस का 25। ठीक है, Y इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.72 Y प्लस 25 इंटू 0.8, 20। Y माइनस 0.72 Y इज इक्वल्स टू 420। Y इज इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाय 0.28। आपके पास 1500 आ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर मान लो के निकालना होता, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन मान लो के निकालना होता तो क्या होता? सिंपल है सर, के अगर निकालना है तो 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी।
तो बी की फिगर कितनी दी हुई है? बी बोले तो एमपीसी, एमपीसी है 0.8, 0.8। और टी की फिगर कितनी है? टी की फिगर है 0.1, 1 में से 0.1 जाएगा 0.9, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.72, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.28, आपके पास 3.57 निकल कर आएगा। ठीक है। अब 4 सेक्टर मॉडल में बस थोड़ा सा फर्क आएगा, 4 सेक्टर मॉडल में बस थोड़ा सा फर्क आएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी निकल कर आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी निकल कर आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करेगा सर? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे गुड्स खरीदेगा, मतलब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उससे इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के लिए वो हमको फैक्टर पेमेंट करेगा, इंपोर्ट के लिए हम उसको पेमेंट करेंगे। उसके लोग इंडिया में आके काम करेंगे, फैक्टर सर्विस देंगे, उसके लिए फैक्टर पेमेंट होगी। हमारे लोग बाहर जाके काम करेंगे, फैक्टर सर्विस देंगे, उसके लिए पेमेंट होगी। तो बस आपके पास छोटा सा फर्क आ जाएगा। जब 4 सेक्टर मॉडल होगा तो 4 सेक्टर मॉडल के अंदर, 4 सेक्टर मॉडल के अंदर आपके पास 4 सेक्टर मॉडल के अंदर जो इनकम है वो कैलकुलेट करने के लिए C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम कर देना, बस एक्स माइनस एम कर देना बस। ठीक है। अब सी निकालने का तरीका वही रहेगा जो आपको मैंने सिखाया था, सी निकालने का तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको सिखाया था एवरीवन। आपके सी निकालने के तरीके में कोई भी चेंज निकलकर नहीं आएगा, सी निकालने के तरीके में आपके पास कोई भी चेंज निकलकर नहीं आएगा। ठीक है, सी निकालने के तरीके में आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल रिमेन सी बार प्लस बी इंटू वाई डी, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, इट विल रिमेन सेम। आप कर लोगे, आप कर लोगे। एक बारी 4 सेक्टर मॉडल के क्वेश्चंस आप देख लेना, ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। करण कह रहा है सर मेरा डाउट ले लो पेज नंबर 313 पे। हां बेटा, क्या दिक्कत है? आ गए हम 313 पे। 313 में आपको क्या प्रॉब्लम है? इसमें एपीएस के बारे में बताया गया था। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये 1 क्यों नहीं होगा? इसके 1 होने का मतलब है कंजम्पशन 0 हो, कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा। एपीएस 0 हो सकता है जब आपका सारा का सारा इनकम कंज्यूम हो जाएगा, तो आपका सेविंग्स क्या होगा? 0 होगा। सेविंग्स नेगेटिव भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। ये तो इजी था बेटा। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में ऊपर, अच्छा क्या दिक्कत है? ये छोड़ दो, ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है ना, इसको आप इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो सर, ये बताओ ना क्यों इग्नोर करनी है? क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दो। वैसे इसमें कुछ खास था नहीं, वैसे इसमें कुछ खास था नहीं। अगर तुम्हें समझना है समझा देता हूं मैं। आपका सेविंग कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट करेगा? आपका सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करेगा। आपका सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करेगा। ऐसा क्यों? सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से क्यों स्टार्ट करेगा? क्योंकि जब आप 0 लेवल ऑफ इनकम कमाओगे तो आपके पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी, और जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी उतनी ही डिस सेविंग्स होंगी। तो ये हमेशा नेगेटिव से शुरू होगा।
और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ती जाएगी। तो इसकी स्लोप कैसी होगी? सेविंग कर्व की स्लोप कैसी होगी? ये स्लोप आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी। ये स्लोप आपके पास हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, चलिए। ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर आपको हर एक चीज करा दी है। ऑलमोस्ट मैंने आपके पास यहां पर हर एक चीज करवा दी है अपने एंड से। मैंने कुछ भी खास नहीं छोड़ा, या जो छोड़ा भी है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत कॉमन है। वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर कॉमन है। जितना भी आपके पास फाउंडेशन लेवल पे आ सकता है उतनी सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है। राइट। सो एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द न्यू चैप्टर। हमारे पास अगला चैप्टर कौन सा निकल कर आ रहा है? पब्लिक फाइनेंस। अगला चैप्टर हमारे पास निकल कर आ रहा है पब्लिक फाइनेंस। तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हाँ, कल क्लास होगी। मैं नितिन सर के टाइम पे क्लास लूंगा। मैं नितिन सर के टाइम पे क्लास लूंगा। ठीक है, कल क्लास रहेगी। मेरी क्लास नितिन सर के टाइम पे होगी। ठीक है, चलिए, बाय बाय।